हेलो एवरीवन। मैं आपसे कहूं कि आपने कोई सब्जेक्ट 10 डेज में या उससे पहले कवर किया है आपने इससे पहले अपने एग्जाम के लिए, तो आप शायद ही कहोगे कि नहीं, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आया होगा, ना ही आपने एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाए होंगे उस टॉपिक से संबंधित। तो आज हमारा यही पर्पज रहेगा कि हम एक 10 डेज में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करें विद पीवाईक्यू के साथ करें। चाहे आपका एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, इन सब में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन्हीं को हम बेस बनाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये क्लासेस ऑफलाइन रहेंगी। इट मींस कि जो यहाँ पर यानी ऑफलाइन में बैठे हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उनके साथ साथ हम अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस ऑनलाइन ऐसे चलेंगे कि वो लिखते चलें, देन उनके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन चलते रहेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जैसे हम डे 10 यानी कि 10 दिन का टारगेट ले रहे हैं, तो उनमें पहला डे है जैसे कि डे 1 है, तो उसमें क्या टॉपिक रहेंगे, जैसे यूरोपियों का आगमन होता है तो वो रखेंगे। देन उसके बाद 1 बाय 1 हम चलेंगे। स्लाइड्स ब्लैंक रहेंगी। ब्लैंक मतलब बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है। जैसे डे 1 हमारा, डे 1 का टारगेट ये है, डे 2 का टारगेट ये है, देन ऐसे करके हमने डे 10 तक टारगेट रखा है। अगर इनसे ज्यादा टाइम लगेगा तो उनकी हम कुछ अलग से वीडियो भी अपलोड कर देंगे इसी प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी विद पीवाईक्यू के साथ। आप देख सकते हो जैसे ऐसे पीवाईक्यू में। ठीक है ना। ये पीवाईक्यू में। तो अब हम आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है यूरोपियों का आगमन। ऐसे करके हमने यानी ये वैसे सिलेबस दे दिया मॉडर्न हिस्ट्री का। इतने हम टॉपिक कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ये भी देख लो एक बार। यानी कि एवरीथिंग जीरो से एडवांस तक ये कोर्स कैसा रहेगा, जीरो से लेकर एडवांस तक रहेगा। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर ली तो आपका ऑब्वियसली अगर मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। ठीक है ना। मुकेश और प्रिंस सब बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या प्रिंस रेडी हो आप? तो रेडी हैं। तो अब हम चलते हैं, अपना एक पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। पहला टॉपिक कौन सा है? यूरोपीय शक्तियों का आगमन। प्रिंस, क्या आपको पता है हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन से ही मॉडर्न हिस्ट्री को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? कुछ लॉजिक या कुछ रीजन होगा। हम्म। वैसे जनरली हम मॉडर्न हिस्ट्री को जैसे उत्तर मुगल शासक होते हैं उनसे भी स्टार्ट करते हैं। अपना अपना पढ़ने का दृष्टिकोण है कौन कहाँ से। तो जनरली जब औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, देन उसके बाद से ही मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन से, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में एक चेंज किया था, बदलाव किया था, तो इसीलिए इनको हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही बृहद इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है ना। और उनमें भी सबसे पहले आप जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, पहला क्वेश्चन वनडे एग्जाम में, कि सबसे पहले कौन आए थे यूरोपियों में। तो सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। देन उसके बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। फिर अंग्रेज आते हैं। ठीक है। अंग्रेज के बीच में यहाँ पर डेनिस भी आते हैं। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है ना। तो ये क्रम रहता है। क्रम क्या रहता है? पहले कौन आते हैं? प्रिंस। प्रिंस पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली। देन उसके बाद कौन आएंगे? डच। फिर आएंगे अंग्रेज। फिर आएंगे डेनिस। देन उसके बाद कौन आएंगे? फ्रांसीसी। तो यानी कि चार पहले आते हैं। कौन कौन? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, देन फ्रांसीसी। डेनिस पहले हैं। ठीक है ना। तो पहले अब हम जैसे कि अब पहला टॉपिक ले लो आप पुर्तगालियों का। पहला टॉपिक लो पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में पहले यानी कि भारत की खोज करते हैं, या भारत की सबसे पहले कौन खोज करता है? तो पुर्तगाली का वास्को डी गामा व्यक्ति है, वही खोज करता है। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो तो ज्यादा क्लियर हो जाओगे। जैसे कि अपना मान लेते हैं ये इंडिया है, और यहाँ से लेके ये नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि आपका वेस्टर्न, ये जैसे सऊदी अरब वगैरह इनका इलाका। तो पहले देन ये अफ्रीका आपका मान लेते हैं। तो अब पहले रास्ता ये था
कि लोग सीधी से यूरोप से आते थे, देन सड़क या इनके रास्ते के द्वारा भारत में आ जाते थे। लेकिन कुस्तुनतुनिया यानी जो तुर्क वाला इलाका था, उसमें मुस्लिमों का शासक स्थापित हो गया था। तो यूरोपीय वासी ये बोलते थे कि हम इनसे अलग से झगड़ा न करके हम ऐसा कोई दूसरा ट्रेड देखें, रास्ता देखें, जिससे हम यूरोप यानी इंडिया से व्यापार कर सकें। तो ऐसे ही इन्होंने समुद्र का रास्ता एक चुना। तो समुद्र के रास्ते को चुनने वाले पहले यानी देश कौन सा बना था? वो पुर्तगाली देश बना था। उसका भी पहला व्यक्ति कौन बना था? तो वास्को डिगामा बना था। कौन बना था? वास्को डिगामा बना था। तो पहले यानी कब आया था वास्को डिगामा? प्रिंस, कब आया था वास्को डिगामा? 1498 में आता है ना? तो 1498 में कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। कहां पर आता है? इंडिया में। इंडिया में कहां पर आता है? केरल का कालीकट तट है, वहां पर जाता है। केरल का कालीकट तट है, वहां पर जाता है। वहां का शासक है कौन? जमोरिन। वैसे सामान्यतः जो जमोरिन एक उपाधि थी, लेकिन अक्सर आप एग्जाम में समझ लो कि जमोरिन क्या है? शासक है। कहाँ का? केरल का। तो अभी तक इतना हुआ कि यानी सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। तो वो कौन सा, किसका हुआ था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में सबसे पहले 1498 का यानी वास्को डिगामा आता है। वो कहाँ पर आता है यानी कहाँ पर रुकता है? कालीकट में। देन वहां पर शासक होता है जमोरिन, वो स्वागत करता है। तो पहला प्रश्न कौन सा बनेगा? इस यूरोपीय में सबसे पहले कौन आते हैं? तो पुर्तगाली आते हैं। उनमें व्यक्ति का पूछा जाए तो कौन पूछा जाएगा? वास्को डिगामा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वास्को डिगामा पूछा जाएगा। ऐसी अमेरिका की यानी इंडिया से पहले अमेरिका की खोज की थी, तो किसने की थी? अमेरिका की कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने की थी। कब की थी? ये आपको बताना है। 1496 में की थी, 1492 में की थी। ठीक है प्रिंस, याद आ रहा है कब की थी? 1492। देन अब हम चलते हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होती है। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होती है? 1502 में कालीकट में स्थापित होती है। कहाँ पर? 1502 में कालीकट में स्थापित होती है। फिर क्या होता है, लेकिन ये बाद में जमोरिन द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा बंद किया जाता है। फिर 1503 में इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री होती है। कौन सी? 1503 में। कहां पर? कोचीन में होती है। कहां पर होती है? कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री होती है। पहली व्यापारिक फैक्ट्री। तो अभी तक बताओ क्या सीखा आपने? कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगाली से फिर उसके बाद यानी उसका व्यक्ति कौन आएगा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आएगा 1502 में, कालीकट पर आता है, जमोरिन उसका स्वागत करता है। देन 1503 में कोचीन में पहली व्यापारिक फैक्ट्री होती है। जो 1502 की कालीकट वाली थी, ये बंद कर दी जाती है बाद में। ठीक है ना? तो अब यानी कि अब ये पुर्तगाली होंगे, वो भारत में क्या करेंगे? अपनी यानी नींव मजबूत करेंगे। तो मजबूत कराएंगे तो यहाँ पर शासन संचालन करने के लिए तो जिम्मेदारी होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति हो जो यहाँ पर शासन का संचालन कर सके। तो अब यहाँ पर एक वायसराय पद जनरेट करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? वायसराय। कौन सा पद जनरेट करते हैं? वायसराय। तो वायसराय में पहले व्यक्ति बन के आते हैं वायसराय में अल्फांसो डी अल्मीडा। पहले व्यक्ति कौन से हैं? प्रिंस अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्मीडा। ये 1505 से लेकर 1509 तक रहते हैं। 1505 से लेकर 1509 तक रहते हैं। ये यानी कि फर्स्ट वायसराय माने जाते, यानी फर्स्ट वायसराय होते हैं किनके? पुर्तगाल के। यानी कि ये पहले, और वास्तविक संस्थापक कौन आ जाएगा? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क को बोल सकते हैं। किसका? पुर्तगालियों की यानी पुर्तगाली शासक की स्थापना का। ठीक है।
देन इन्होंने यानी अल्फांसो डी अल्मीडा थे, तो इन्होंने कौन सी पॉलिसी स्थापित की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित करी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? अल्फांसो डी अल्मीडा ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अल्फांसो डी अल्मीडा ने। इसे ही शांत जल की नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शांत जल की नीति बोलते हैं इसको। प्रिंस चलो बताओ, यानी पहला वायसराय कौन बनता है पुर्तगाल का? अल्फांसो डी अल्मीडा। इसका याद क्या रखना है हमें कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, इसीलिए हमें याद रखना है। देखो अगर हो सकता है तो एक एमसीक्यू देखो इससे संबंधित, बिल्कुल सिंपल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। 5वां क्या है कि किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले, किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो सबसे पहले किसने खोज की थी समुद्री मार्ग की? पुर्तगाल ने। किसने की थी? पुर्तगाल ने। देखो सिंपल है ना क्वेश्चन, आप पूछना, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस कुछ आया क्वेश्चन लगा के? तो पहली लेयर क्या होनी चाहिए पढ़ने की? पहली लेयर होनी चाहिए बिल्कुल पहले सिंपल से पढ़ो, यानी कि ऊपर ऊपर के फैक्ट पता होने चाहिए, देन उसके बाद डिफेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या सीखा था? सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली में 1498 वास्को डी गामा आता है, कोलंबस अमेरिका की खोज करता है, देन प्रथम वायसराय बनता है अल्फांसो डी अल्मीडा, जो शांत जल की नीति या शांत जल की ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आता है। क्या लेकर आता है? ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आता है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी कि दूसरा वायसराय बन के आता है इनका ही, उसका क्या नाम है? उसका नाम रहता है अल्फांसो डी अल्बुर्ग। कौन सा रहता है? अल्फांसो अल्फांसो डी अल्बुर्ग, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ये कब से कब तक रहता है? 1509 से लेकर 1515 तक। वैसे इनका टाइम पीरियड है ना, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? बस नाम रखना है, क्रम रखना है, वो देखना है आपको प्रॉपर। देन कौन सी पॉलिसी आ रही है तो उनको याद रखना है। तो अल्बुर्ग आता है ना, अल्बुकर्क, तो ये वास्तविक संस्थापक बोला जाता है किसका? भारत में पुर्तगाली शासन स्थापना करने का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक। अल्फांसो डी अल्बुर्ग आते हैं, ये पुर्तगाली शासन के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इससे पहले कौन आए थे? अल्फांसो डी अल्मीडा आए थे। कौन आए थे? अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्बुर्ग ये दूसरे वायसराय बन के आते हैं, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना करने के लिए, ठीक है? इन्होंने अब ये लेके आए थे परमिट सिस्टम। क्या लेके आए थे? परमिट सिस्टम लेके आए थे, SYSTEM, परमिट सिस्टम। यानी कि अगर कोई जहाज वगैरह समुद्र में जाएगा या घूमेगा तो किन की अनुमति लेनी पड़ेगी? पुर्तगालियों की अनुमति लेनी पड़ेगी। इवन ये परमिट सिस्टम इनका अकबर ने भी माना था कि पुर्तगालियों द्वारा जो परमिट सिस्टम चालू किया जा रहा है ना, वो वैलिड है। तो किसने भी माना था? अकबर ने भी माना था। देन अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद एक और वायसराय आते हैं, तो वो कौन आते हैं? नीनो डी कुन्हा आते हैं। कौन आते हैं? नीनो डी कुन्हा वायसराय बनते हैं। कौन से बनते हैं प्रिंस? नीनो डी कुन्हा। देन यानी जो अल्बुर्ग था ना आपका, अल्बुकर्क, तो इसने क्या क्या किया था कि 1510 में गोवा को छीन लिया था। 1510 में गोवा को छीन लिया था। बीजापुर का शासक था, तो उससे क्या कर लिया? गोवा को छीन लिया था, ठीक है? और परमिट सिस्टम
कौन सा शासक लेके आया था? अल्फांसो डी अल्बुर्क, यानी वायसराय था, वो लेके आया था। वास्तविक संस्थापक है कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। परमिट सिस्टम वैसे क्या होता है प्रिंस? परमिट सिस्टम यानी कोई समुद्र वगैरह में अगर कोई जहाज जाएगा तो पहले क्या देनी पड़ेगी उसको? परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पर। और ये परमिशन यानी कि वैलिड, अकबर ने भी अपने समय में माना था कि इनकी परमिशन क्या है? वैलिड है। फिर आता है नीनो डी कोना, वायसराय बनता है। इसने यानी अपनी पहले इनकी राजधानी कहीं बसीन में होती थी, अब कहाँ पर स्थापित कर देते हैं? गोवा में। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो आया था कि जो भटकल में किला बनवाने की अनुमति किस शासक ने दी थी? तो किस शासक ने दी थी? कृष्णदेव राय ने दी थी। और किसने ली थी ये? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ली थी। अगर जनरली कृष्णदेव राय संबंधित आए तो अल्बुकर्क से जोड़ देना आप, ठीक है ना। देन इनके बाद कुछ इनकी, जैसे आप अब महत्व समझ लो कि पुर्तगालियों का कुछ महत्व है, जैसे कि काजू है, या फिर और फ्रेंड्स जैसे पपीता है, ऐसी कुछ वैरायटी, जैसे आलू है या मिर्ची है, तो ये सब कहाँ से? पुर्तगालियों की देन थी। जैसे आलू है, टमाटर है आपका, ये सब किन की देन है? पुर्तगालियों की देन है। ये यानी अपने यहाँ पर ये विदेशी फसल है जो यहाँ पे जनरेट होती हैं, ठीक है। देन एक फैक्ट ये याद रख लो, जो कैब्रोल होता है ना, कैब्रोल, ये पुर्तगाल का आने वाला है, पुर्तगाल से आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आया था। कौन था? कैब्रोल। पहला कौन था? वास्को डिगामा था जो पुर्तगाल से भारत आया था। दूसरा व्यक्ति कौन था पुर्तगाल से आने वाला? कैब्रोल था। कौन था? कैब्रोल। कौन था? कैब्रोल, ठीक है। इतना ही काफी आपके एग्जाम के लिए। अब एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले यानी कि एक बार देखें तो यूरोपीय कंपनी आगमन करती है तो सबसे पहले कौन सी आती है? पुर्तगाल की। फिर कौन सी आती है? पुर्तगाल के बाद डच। डच के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आते हैं? डेनिस। डेनिस के बाद कौन आते हैं? फ्रांस। डेनिस के बाद कौन से आते हैं? फ्रांस, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट 1498 में वास्को डी गामा आता है, कालीकट पहुंचता है, जमहूरी ने उसका स्वागत करता है। 1502 में कालीकट में एक कंपनी स्थापित करते हैं, लेकिन जमहूरी ने उसको बंद करवा देता है। 1503 में कोचीन में इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित होती है। देन वायसराय इनकी प्रणाली, यानी शासक या भारत में शासन की नींव रखेगा तो वायसराय रखेगा। पहला वायसराय बनता है अल्फांसो डी अल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, शांत जल की नीति होती है। देन अल्फांसो डी अल्बुर्क दूसरा वायसराय बन के आता है, वो कैसा होता है? वास्तविक संस्थापक होता है, और इसने ही परमिट सिस्टम चालू किया था कि समुद्र में कोई जहाज वगैरह जा रहा है तो क्या करेगा? परमिशन लेगा वो, यानी इनको कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ेगा जो जहाज ले जाएगा उसको। फिर आता है नीनो डी कोना। तो नीनो डी कोना वो क्या करता है? वो बसीन से गोवा अपनी राजधानी स्थापित कर देता है। देन हमने ये देख ही लिए थे, जैसे काजू हुआ, टमाटर हुआ, आलू हुआ, तो ये किन की देन है? सब पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। अब आते हैं किन पर? अब आ जाओ अब अंग्रेज, यानी अंग्रेज से पुर्तगाली, पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे? डच। कौन आएंगे? डच। तो डच अपने आप में छोटे सा, यानी छोटा सा टॉपिक है डच को समझने के लिए कि इन्होंने पहली कंपनी कब स्थापित करी थी या कंपनी कब बनाई थी। एक बात याद रखना है कि डच कंपनी अंग्रेजी कंपनी के बाद स्थापित होती है, बनती है। जो अंग्रेजी कंपनी है ना वो पहले ही बन जाती है, डच बाद में बनती है। लेकिन इंडिया में पहले कौन आते हैं? डच आते हैं, और बाद में अंग्रेज आते हैं इंडिया में। तो डच सामान्यतः, इसका अर्थ होता है कि जो नीदरलैंड के निवासी है ना वो क्या है? डच माने जाते हैं। कहाँ के निवासी? फ्रेंड्स कहाँ के निवासी? नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड के जो निवासी होंगे वो कौन से माने जाएंगे? डच माने जाते हैं, डच। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी, ठीक है। देन फिर
यानी कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है? मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है पहली फैक्ट्री। तो 1505 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है इनकी? मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश है अभी का रिसेंट का, उसमें आंध्र प्रदेश में। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। देन आगे चल के हेडक्वार्टर अपना नागपट्टनम बनाते हैं। इनकी अधिकांश फैक्ट्रियां थी ना, वो भारत के पूर्वी तट पर थी, ये वाले पूर्वी तट पर, न कि पश्चिमी तट पर। इनका कारण था कि ये व्यापार वगैरह कपड़े वगैरह इन सब का करते थे ना, तो इन्हीं की देन थी कपड़ा, यानी भारत से सूती वस्त्र का व्यापार बनाने का श्रेय इनको जाता है, डचों को। देन ये 1759 का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बेदरा का युद्ध। याद रखना है ये, अगर याद कर ले जाओ तो, बेदरा का युद्ध, या इसका दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम कौन सा है? चिनसुरा का नाम, चिनसुरा। या फिर और दूसरा नाम तो हुगली नदी के किनारे होता है, तो इसीलिए इसे हुगली का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली का युद्ध भी बोलते हैं। एक किन किन के मध्य होता है ये? एक तरफ यानी कि डच है, और एक तरफ कौन है? अंग्रेज हैं। तो विजयी कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। डच क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो डच का हमें क्या याद रखना है? डच 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहां पर करते हैं प्रिंस? कहां पर पहली फैक्ट्री बनाते हैं? मसूलीपट्टनम में। फिर इनके साथ यानी याद क्या रखना है हमें? बेदरा का युद्ध याद रखना है, जो 1559 में होता है, जिसका दूसरा नाम चिनसुरा या हुगली का युद्ध होता है। ठीक है, अभी तक इतना सीख लिया। एक बार रिवाइज करें, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अब कौन आएंगे? अंग्रेज। कौन आएंगे अब? अंग्रेज आएंगे। ठीक है, वैसे डच कंपनी की स्थापना कब होती है? वो बाद में होती है। पहले 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी, देन उसके बाद 1608 के आसपास इनकी कंपनी स्थापित होती है। देन अब आ जाओ अंग्रेज पर आप। किस पर? अंग्रेज पर। तो अंग्रेज भारत में 200 वर्षों तक शासन करते हैं, तो उसकी नींव रखी जाएगी अब अंग्रेजों की। ठीक है, तो यानी कि इंग्लैंड की महारानी होती हैं एलिजाबेथ, जो यानी शुरुआत में कंपनी को क्या देती हैं? 20 वर्ष का प्रस्ताव रखती हैं, कंपनी 20 वर्ष तक इंडिया में जाकर व्यापार वगैरह कर सकती है। फिर आगे चल के जेम्स प्रिंस जब शासक बनते हैं, वो क्या कर देते हैं? कंपनी को अनलिमिटेड, यानी जेम्स प्रथम बोलते हैं कंपनी अब अनलिमिटेड व्यापार कर सकती है, वो परमिशन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा हुई थी, तो वो कब हुई थी? किस यानी किस महारानी ने घोषणा की थी? तो इनका संदर्भ थोड़ा अंग्रेजों का हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में या इंडिया के संदर्भ में इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया था, तो एग्जाम के रिलेटेड ये ज्यादा महत्व रखते हैं, बजाय कि जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, इनसे इनके अपेक्षा थोड़ा ये ज्यादा महत्व है। तो पहली यानी कि कब महारानी एलिजाबेथ ने, तो पहली महारानी एलिजाबेथ है, इनका नाम याद रखना है, महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम। यानी कि इन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्षों तक इंडिया में व्यापार वगैरह कर सकती है। तो 31 दिसंबर 1600 तब घोषणा करते हैं इस तारीख को। ठीक है, देन जेम्स प्रथम आते हैं, जेम्स प्रथम आते हैं, वो क्या बोल देते हैं? वो बोल देते हैं कि आप जो कंपनी शासन करेगी, या कंपनी शासन करेगी, तो वो अनलिमिटेड करेगी, अनिश्चित काल तक करेगी। कब बोल देते हैं?
9 में बोल देते हैं। ये डेट याद नहीं रखनी है आपको, ये वाली डेट याद नहीं रखनी है, बस 31 दिसंबर दो 1600 वाली डेट एक बार देख लेना सही से, ठीक है। फिर 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ब्रिटेन में ही। तो पहले तभी तो इनका आता है, यानी कि डच हैं वो बाद में स्थापित करते हैं, पहले कौन स्थापित करते हैं? पहले अंग्रेज स्थापित करते हैं कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। देन अब जैसे कि 1608 में 1608 में कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में जाते हैं और ये व्यापार वगैरह की अनुमति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या रहती है, इनको भी अनुमति नहीं मिलती है। फिर 1611 में जो कैप्टन हॉकिंस थे, याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में या जहांगीर के समय जा रहे हैं ये, और देन ये फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाते थे, अच्छे ज्ञाता थे फारसी भाषा के। तो एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किस शासक के या किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? तो किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? जहांगीर के दरबार में गए थे। देन 1611 में कैप्टन मिल्टन जाता है। देन उसके बाद 1612 में कैप्टन वेस्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया था। तो इससे जहांगीर थोड़ा इनसे प्रेरित हुए थे, या ऐसे बोले कि इनसे यानी कि इनको एक संदर्भ में जैसे कि प्रेरणा मिलती है, या फिर प्रेरणा मतलब इनसे थोड़ा आकर्षण हुए। तो कौन से हुए थे? जहांगीर वेस्ट से हुए थे। तो वेस्ट से होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इन्होंने यानी कम सेना थी अंग्रेजों की, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो जिससे क्या हुए, जैसे जहांगीर ने इनको अब अनुमति दे दी कि आप अब इनके कंपटीटर रूप में व्यापार कर सकते हो। पहले पुर्तगालियों को कोई हरा ही नहीं सकता था, तो पहली बार था जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। उनमें कैप्टन वेस्ट थे उनके। और देन आगे चल के यानी जो 1612 में होता है ना युद्ध, वो सवाली पर एक जगह है, निर्णायक युद्ध होता है इसमें, कि अब से डिसाइड हो गया कि अंग्रेज थोड़ा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। देन 1615 का टॉमस रो आते हैं, 1615 में टॉमस रो आते हैं, 1615 में टॉमस रो आते हैं, जो जहांगीर के दरबार में जाते हैं। वो भी उसी समय यानी 1615 में भी जहांगीर थे, टॉमस रो। प्रिंस अभी तक अंग्रेज यानी कि कौन सी महारानी थी जिन्होंने घोषणा की कि अंग्रेजों की कंपनी 20 वर्षों तक शासन करेगी? महारानी एलिजाबेथ। कब घोषणा की थी? कब की थी? 31 दिसंबर 1600 को। कब की थी? 31 दिसंबर 1600 को। देन 1608 में कैप्टन हॉकिंस किन मुगल शासक के दरबार में जाता है? जहांगीर के दरबार में जाता है। किसके काल में? जहांगीर के। देन 1615 में टॉमस रो आते हैं, वो भी किनके? जहांगीर के शासनकाल में जाते हैं, ठीक है ना। देन फिर इसके बाद आप यानी 1717 में एक इन्हें फरमान जारी मिलता है, फर्रुखसियर। 1717 में फरमान जारी होता है। फरमान जारी कौन करता है? जारी करता है मुगल शासक फर्रुखसियर, फर्रुखशियर। इसे मैग्ना कार्टा की यानी ये फरमान जारी होता है ना, तो उसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है अंग्रेजों के लिए। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। क्योंकि अब अंग्रेज अपने सिक्के वगैरह डाल सकते थे, और उनका पूरे जहां मुगल शासक था उस समय व्यापार वगैरह अपने सिक्कों से कर सकते थे। अब इन्हें यानी कि अब अपने यहाँ से सोना वगैरह नहीं लेके आना पड़ेगा, मुद्रा वगैरह इनकी अब खुद ही जो छापेंगे वही मुद्रा मानी जाएगी। तो इसलिए इनको अब और ज्यादा महत्व मिल गया ना, तो इसलिए क्या हुआ, इनको मैग्ना कार्टा इसकी संज्ञा दी जाती है। 1717 के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जा रही है इसको।
ठीक है। इनकी पहली फैक्ट्री, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट समझ लो कि पहली पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है। तो 1611 में एक अस्थायी फैक्ट्री बनती है। पहली कौन सी बनती है? अस्थायी बनती है। तो अस्थायी 1611 में कहाँ पर बनेगी? ये भी मसूलीपट्टनम में बनेगी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में बनती है। देन स्थायी इनका कारखाना पहला कहाँ पर बनता है? स्थायी याद रखना है कि 1613 में सूरत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये कारखाना स्थायी? सूरत में बनता है। स्थायी कारखाना होता है। कैसा होता है? स्थायी। तो अगर अस्थायी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाए तो 1611 में मसूलीपट्टनम में जाओगे। किस में जाओगे? मसूलीपट्टनम में। और अगर स्थायी की बात आए तो सूरत में जाओगे। किस में जाओगे? सूरत में जाओगे। ऊपर ऊपर से फैक्ट यानी पहले लेयर पता होना चाहिए कि पहले हम ऊपर ऊपर से देख लें। दूसरी लेयर होना चाहिए कि थोड़ा अंदर जाके देख लें। ऊपर की लेयर क्या है कि सबसे पहले कौन आता है और अंत में कौन आता है। डीप लेयर क्या है? थोड़ा उनके बारे में समझ लो कि यूरोपीय में कौन सबसे पहले और उनमें कौन कौन क्या घटना होती है। तो एक बार बताओ चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन आए थे? फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद फिर डेनिश और देन फ्रांसीसी। तो अब हम यानी कि अंग्रेजों को इतना ही समझते हैं ना कि पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी PYQ होगा और उसके साथ डिटेल देख लेंगे। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट किन पर? डेनिस पर। किन पर आ जाओ? डेनिस पर। तो डेनिस 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इनके बारे में ज्यादा नहीं हमें सीखना है, बस एक कर लो कि 1620 में ये ट्रैंकोवार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो डेनिस 1620 में आते हैं और ट्रैंकोवर तमिलनाडु में अपनी ये पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और यानी कि ये यानी लास्ट में 1845 के आसपास अपना सारा सामान अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं इंडिया से। अब ये इंडोनेशिया वगैरह इनमें अपना व्यापार करते हैं। तो इनकी टेंशन खत्म। देन फिर आते हैं अंग्रेजों के साथ चैलेंज करने के लिए फ्रांसीसी। तो कौन आते हैं? फ्रांसीसी। तो अब अंग्रेजों का युद्ध होगा ना, जैसे प्रथम कर्नाटक द्वितीय कर्नाटक, तो वो फ्रांसीसियों के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने डच डेनिस ये तो सब पहले से ही भगा दिए। पुर्तगाली पहले ही भगा दिए इन्होंने। बचे कौन से? फ्रांसीसी। तो अब इनका सब यानी जो युद्ध होगा वो फ्रांसीसियों के साथ कंपटीशन होगी, बिल्कुल टक्कर की। तो 1618 में सूरत में ये पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1618 में यानी 1668 में कहां पर? सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। और कौन करता है इसको? फ्रैंकोइस कैरो इसकी स्थापना करता है। कौन करता है? फ्रैंकोइस कैरो इसकी स्थापना करता है। किसकी? प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की। फ्रांसीसी फैक्ट्री। तो 1668 में सबसे पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की कहां पर बनती है? कहां पर बनती है प्रिंस? सूरत में। सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनती है किनकी? फ्रांसीसियों की। देन द्वितीय व्यापारिक फैक्ट्री इनकी कहां पर बनती है? मसूलीपट्टनम में बनती है। ठीक है। अब इन्हीं के साथ हम क्या यानी अंग्रेज क्या लड़ेंगे? हम तो नहीं लड़ सकते, ये पास्ट में हो गए। तो कौन लड़ेंगे? अंग्रेज क्या लड़ेंगे? कर्नाटक वार। तो यहीं से कर्नाटक वार की पृष्ठभूमि तैयार होती है इन्हीं के युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो यूरोपियों के आगमन से आपके यानी कि जितना भी चाहे UPSI हो UPBCS हो, इतना यानी जो UPSI है UP पुलिस है दिल्ली पुलिस है, तो इतना बन जाएगा यूरोपियों के आगमन से। कुछ प्रैक्टिस होगी तो उसके थ्रू हम कवर कर लेंगे। जैसे एक दो प्रश्न लगाओ तो ज्यादा सही रहेंगे। आप आ जाओ। चलो पहला प्रश्न बक्सर का है। दूसरा देखो, एक प्रश्न को यहां से सीख लो कि किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मार्च के जो काली मिर्च है ना,
उसके साथ व्यापार का एकाधिकार बना दिया था। तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। यानी पुर्तगाली पहले व्यक्ति थे जो काली मिर्च पर व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था उन्होंने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो बताया था 1510 में कौन सा वो था वायसराय? देखो, अल्मीडा पहला था और अल्बोर्ग 1510 में था। तो कौन सा होगा शासक? अल्फांसो दी अल्बोर्ग होगा। कौन सा शासक होगा? अल्फांसो दी अल्बोर्ग, अल्बुकर्क होगा। प्रिंस आंसर दो। अल्फांसो द अल्बुकर्क किसका होगा? 1510 में गोवा पर कब्जा करने वाला। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब ये कुछ वॉर हैं, उनसे हम वॉर को कंप्लीट करेंगे, देन समझ लेंगे। पांचवा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो किसने खोज की थी? अंग्रेज यानी पुर्तगालों ने खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब हम चलते हैं कर्नाटक वार की ओर। जैसे प्रथम कर्नाटक इनमें देखो बस इतना याद रखो कि प्रथम कर्नाटक वार कब होता है और कौन सी संधि आती है, बस इतना याद रख लो। अगर संधि का याद रख लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्योंकि ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा ऊपर से पूछा जाएगा आपको। ठीक है ना? तो पहला यानी कि कर्नाटक वार होता है पहला, तो किसके साथ होता है और कब होता है ये देखना है बस, लास्ट में संधि। तो फर्स्ट इन 3 कर्नाटक होते हैं। पहले ये याद रखना है कि कर्नाटक युद्ध कितने याद रखते हैं, बेसिक क्वेश्चन याद रखना है। कितने होते हैं कर्नाटक युद्ध? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कर्नाटक वार। वैसे क्या बताओ एक बात, क्या जो आज का कर्नाटक है उसके युद्ध होते हैं या जो पहले कर्नाटक क्षेत्र था उसके युद्ध होते हैं? यहाँ पर समझ लो, जैसे ये इंडिया है तो इस तट को कर्नाटक वार बोलते हैं, तो यहाँ पर वार होते हैं फ्रांसीसी, न कि जो आज का कर्नाटक है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये कब से कब तक होता है? 1746 से लेकर 1748 तक होता है। कब से कब तक होता है? 1746 से लेकर 48 तक। इस युद्ध को होने का पीछे का कारण क्या है? इस युद्ध का होने का पीछे का कारण है वैश्विक कारण थे, न कि इंडिया के कारण थे। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था या फ्रांस एवं ब्रिटेन के संघर्ष थे, तो इनका परिणाम स्वरूप था कि भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हो। वैसे ये बताओ प्रिंस, जो कर्नाटक वार थे वो किन किन के बीच लड़े जा रहे थे? किन किन के बीच? एक तरफ अंग्रेज होंगे और एक तरफ कौन होंगे? फ्रांसीसी। कौन होंगे एक तरफ? कर्नाटक वार दो लोगों के मध्य, यानी दो कंपटीटर हैं उसके मध्य लड़ा जाएगा। पहला कौन है? अंग्रेज। दूसरे कौन है? फ्रांसीसी। इनका जब पूरा यानी तीसरा वार होगा तो उसमें विजय कौन रहेंगे? अंग्रेज विजय रहेंगे। कौन रहेंगे? अंग्रेज विजय रहेंगे। अब प्रथम कर्नाटक वार होता है वो कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? तो एक्स ला सेपेल की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? एक्स ला सेपेल की संधि होती है। एक्स ला सेपेल की संधि होती है। तो प्रथम कर्नाटक वार युद्ध का समाप्त होना कौन सी संधि से होता है? एक्स ला सेपेल संधि से। फिर आ जाओ द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वार। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध वो कब से कब तक चलता है? 1749 से लेकर 1754 तक। डेट याद रखनी नहीं है आपको, आपको याद रखना है कि कौन सी संधि आई थी। तो अब जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है वे कौन सी संधि से समाप्त हो जाता है? तो वो हो जाता है किससे? पांडिचेरी की संधि से। पांडिचेरी की संधि से। इसको देखो पूरी कंप्लीट हो जाएगा ना बार, तो एक ट्रिक भी बताएंगे उसके थ्रू आप याद कर ले जाओगे इसको। अभी देखो तीसरा वार हुआ था कर्नाटक युद्ध का, तो वो कर्नाटक युद्ध का तीसरा वार किन के संदर्भ यानी कब हुआ था?
एक अब 1754 से आगे होगा, तो कब से आगे होगा? 1758 से लेकर 1763 तक चलेगा, 1758 से लेकर 1763 के बीच चलेगा। अब इसमें संधि आती है, तो वो संधि याद रखनी है, उसका नाम क्या है? पेरिस की संधि। कौन सी संधि है? पेरिस की संधि। अब देखो, अब याद रखने का क्या तरीका है कर्नाटक वार का? तो यानी संधि याद रखनी है हमें। देखो बीच वाली होती है ना, वो इंडिया के इंडिया का स्थान है पांडिचेरी, और बाकी ऊपर और नीचे वाले दोनों विदेशी नाम है। एक्सला सेपेल पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस का शहर है। तो याद हमें क्या रखना है? बस अपना पांडिचेरी याद कर लो कि इंडिया बीच में आता है, ना इधर का ना उधर का, बस बीच में। तो बीच में कौन आएगा? पांडिचेरी। तो कर्नाटक के 3 बार होंगे, तीनों बार में संधि, तो बीच की कौन सी है? पांडिचेरी की। तो इससे याद कैसे कर ले जाओगे आप? प्रथम कर्नाटक वार में कौन सी संधि आती है? एक्सला सेपेल की। द्वितीय में कौन आएगी? इंडिया बीच की यानी पांडिचेरी की। तीसरा कौन सा? अंतिम है, तो अंतिम कौन सा आएगा? पेरिस में। एक्स या पेरिस में भी कंफ्यूज होंगे, तो कैसे जाना है? जैसे कोई एक्स है, बॉयफ्रेंड या जीएफ, देन तो एक्स, एक्स का मतलब थोड़ा पहले एक्स आता है, देन उसके बाद कहीं घूमने वगैरह, ऐसा कुछ होता है ना कि पहले सीधे घूम जाओगे, नहीं ना। तो पहले यानी अदर के साथ घूमने जाओगे कहीं पेरिस वगैरह में, तो किसके साथ जाओगे? अदर वाले के साथ। पहले यानी फर्स्ट होता है, ऑब्वियसली कम होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, नहीं तो सिंपल है, एक्स ला सेपेल की संधि पहली है, देन पेरिस की संधि लास्ट वाली है, बीच की कौन सी है? पांडिचेरी की संधि है। बस पढ़ाई जनरेट यानी कैसे तरीका हो, याद ज्यादा से ज्यादा हंसी या जोक के साथ याद हो जाए, वो बढ़िया ज्यादा। देन नेक्स्ट है, अब कर्नाटक वार समझ लिए कौन सी संधि हुई, ये समझ लिया अब हमने। अब हम पढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट कौन से आएंगे कर्नाटक वार के बाद प्रिंस? नेक्स्ट अब बंगाल के साथ अब हम करेंगे वॉर, कि बंगाल के वॉर की कैसे कैसे होती है तैयारी, ठीक है। तो बंगाल में यानी कि बेसिक समझ लो पहले, बंगाल यानी पहले शासक होता है उसका, यानी पहले बंगाल किसके अधीन आता था? पहले आते थे मुगल शासकों के अधीन आते थे। देन फिर वहां का जैसे कि चिनकिलिज खां था, उन्होंने उसको बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर मुर्शिद कुली खां आता है, उसने और ज्यादा बंगाल को सशक्त कर दिया। फिर जैसे सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये नाम सुने ही होंगे, मीर जाफर नाम सुना ही होगा, मीर कासिम नाम सुना होगा आपने। इनके साथ ये जनरेट होता है, यहाँ से ही बक्सर का, प्लासी का ये युद्ध होते हैं, और देन तभी से चलता है क्या? बंगाल संघर्ष, और वहीं से निकल के आते हैं ये सब कुछ कहानियां, ठीक है। गर्मी ज्यादा हो रही है। हुँ? अब बंगाल के साथ बेसिक कुछ हैं, उनको याद कर लो। जैसे कि बंगाल में या बंगाल को कौन शासक पहले आता है? जैसे मुर्शिद कुली खां, एक यानी थोड़ा सा नेतृत्व है, उसको याद कर लेना, मुर्शिद कुली खां। देन उसके बाद इसी का शासक है अलीवर्दी खां। कौन सा शासक है? अलीवर्दी खां। इसको याद हमें इसीलिए रखना है क्योंकि इसने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से। अगर आप इनको छेड़ोगे तो वो आपको काटेंगी, जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक वो नहीं काटेंगी, इसीलिए याद रखना है। फिर इसके बाद इनका आता है सिराजुद्दौला। कौन सा आता है? सिराजुद्दौला, जुद्दौला। कब आता है? ये 1756 के आसपास। कब आता है? 1756 के आसपास। देन 1757 में, 1757 में वो भी 23 जून को, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध ऐसा है, आपको नहीं भूलना है ये युद्ध। क्या है? युद्ध नहीं भूलना है, क्योंकि कुछ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, उनको हम डेट है, तो 23 जून 1957 है, याद रखना है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा और समझ लो, जैसे इनकी विरोधी सिराजुद्दौला की जो जैसे मौसी थी, या फिर सेनापति मीर जाफर था,
तो इन्होंने मीर सिराजुद्दौला को ही धोखा दे दिया कि अब आपकी सेना बिना लड़े ही क्या कर रही है, कोई सेनापति है वही अंग्रेजों के साथ मिल जाएगा तो क्या, बिना युद्ध लड़े ही आप वैसे ही हार गए, पूरी सेना आपकी वैसे ही समर्पण कर रही है वहां पर, घर का ही आपका भेदी बन रहा है वहां पर, मौसी वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए ये युद्ध यानी प्लासी का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस संदर्भ में कि बिना लड़े ही अंग्रेज इसको जीत गए थे। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था अंग्रेजों की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव, इसने नेतृत्व किया था। और देन अंग्रेजों की यानी इसकी तरफ से बंगाल में कौन था? सिराजुद्दौला था। बंगाल में कौन था? सिराजुद्दौला था। देन उसके बाद उस समय यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय भारतीय जो मुगल शासक थे तो वो कौन थे? वो थे आलमगीर सेकंड थे। कौन थे? आलमगीर सेकंड थे। देन उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफर को वहां का शासक बना दिया जाता है। फिर मीर जाफर थोड़ा वो भी ऐसा ही काम करता है कि अब खुद को स्वतंत्र करने की काम करता है। फिर उसके बाद मीर कासिम शासक बनता है। कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। मीर कासिम इसी अब बनता है तो फिर ये भी अपनी राजधानी वगैरह करेगा। तो फिर इनके साथ अब कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध। तो अब कौन सा आएगा? बक्सर का युद्ध। तो कब होता है बक्सर का युद्ध? 1764 में, लेकिन 22 अक्टूबर 1764 ये डेट है, याद रखनी है आपको, 22 अक्टूबर 1764 की। ठीक है, तो एक यानी अब इसमें तीन व्यक्ति मिल जाते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो मीर कासिम तो बंगाल का हो ही गया, शुजाउद्दौला है वो अवध का नवाब भी आ जाता है इसमें। कौन सा? शुजा। अब ये सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला तो ऊपर ही मारा जा चुका है। ये कौन है? शुजाउद्दौला है। कौन है? शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। कौन है? अवध का नवाब। और फिर और कौन सा शासक है? देन शाह आलम। शाह आलम ये मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये आ जाते हैं और तब मिलके होता है बक्सर का युद्ध। लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या होते हैं? जीतते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता था यहाँ पर? हेक्टर मुनरो करेगा। कौन करेगा? हेक्टर मुनरो करेगा। कौन सा करेगा? हेक्टर मुनरो करेगा। उस समय वायसराय थे वेंस स्टार्ट। वायसराय उस समय कौन थे? याद कर लेना तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वेंस स्टार्ट, नाम में ही स्टार्ट है तो उस समय स्टार्ट कर दिया इन्होंने क्या? वार। फिर होती है इलाहाबाद की संधि। क्या होती है? अब अंग्रेज जीत गए तो अंग्रेज जीत गए तो कौन सी करेंगे? इलाहाबाद की संधि करेंगे। याद रखनी है, ये दो संदर्भ में होती है, एक तो अवध के शासक से होगी, दूसरी मुगल शासक से होगी। तो पहली 12 अगस्त 1765 में होती है और दूसरी 16 अगस्त 1765 में होती है। यानी कि पहली पहली किन के साथ? तो शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो अवध का शासक है शुजाउद्दौला उसके साथ। ऐसे सोच लो, सुझा दिया अंग्रेजों ने किसको? उद्दौला को। तो याद कर ले जाओगे आप, शाह आलम द्वितीय द्वितीय। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। अब इसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन हो जाता है। क्या आ जाता है बंगाल में? द्वैध शासन। द्वैध शासन का अर्थ क्या है प्रिंस? द्वैध शासन का अर्थ है कि आप दीवानी यानी रुपए वगैरह का काम किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास। और सैन्य आपराधिक मामले या सैन्य वगैरह वो किन की जिम्मेदारी है? अब आपराधिक की मामले जिम्मेदारी वगैरह किन के पास है? वो बंगाल के नवाब के पास। किन के पास? बंगाल के नवाब के पास। तो ऑब्वियसली अब बंगाल का नवाब होगा या बंगाल होगा तो उसमें आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दयनीय, क्योंकि रुपए कोई और ले रहा है और जबकि उसके शासन प्रशासन का संचालन कोई और कर रहा है। तो प्रशासन का संचालन किन की जिम्मेदारी है? सब कुछ ये बंगाल के नवाब की थी। तो द्वैध शासन का अर्थ क्या है?
द्वैत शासन का अर्थ है कि दीवानी अंग्रेजों के पास रुपए वगैरह का पूरा मामला और व्यापार वगैरह का पूरा मामला किनके पास, अंग्रेजों के, और सैन्य प्रशासन वगैरह जांच यानी सब कुछ रख रखाव मेंटेनेंस वगैरह किनके पास है, वो बंगाल के नवाब के पास है। तो यहाँ से यानी कि जो बक्सर का युद्ध है 1764 का, ये निर्णायक युद्ध होता है कि भारत में अब शासन करेंगे तो वो कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, क्योंकि इन्होंने अवध के सुजाउद्दौला उसको भी हरा दिया था, शाह आलम द्वितीय इनको भी हरा दिए थे अब मिलकर। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, 1757 में, और बक्सर का युद्ध 64 में, एक 22 अक्टूबर, एक 23 जून को। ठीक है, अब आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध पर। कौन से पर, आंग्ल मैसूर युद्ध या वार। तो आंग्ल मैसूर वार, यहाँ पर यानी पहले वाडियार वंश का शासक था, फिर उसके बाद हैदर आता है, हैदर वहां का सेनापति बनता है, फिर हैदर वाडियार वंश के हटाकर शासक को खुद स्थापना कर देता है और शासक बन जाता है। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध वार होंगे वो 4 वार होते हैं। तो पहले 2 हैदर के साथ, बाकी 2 उसके बेटे के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान का पिता कौन था, प्रिंस कौन था टीपू सुल्तान का पिता, हैदर अली था। कौन था, हैदर अली। अब कर्नाटक का फर्स्ट वार होगा, तो वो कौन सा होगा, यानी मैसूर का फर्स्ट वार होगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बस सेम डेट नहीं याद रखनी है, बल्कि क्या याद रखना है आपको, संधि याद रखनी है। क्या रखना है, संधियां। तो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, देखो पहला कब होता है, ये देखो पहला कब होता है, दूसरा कब होता है, तीसरा कब होता है, और इनके साथ संधियां कौन सी होती हैं वो देखनी है आपको। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध यानी पहला होता है, वो होता है 1780 से लेकर 1767 से लेकर, कौन सा प्रिंस, 1767 से लेकर देन ये चलता है कब से कब तक, चलता है 1769 तक। कौन सा, पहला वॉर। इसमें होती है मद्रास की संधि, ये याद रखना ही है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में पहले ही कौन सी संधि होती है, मद्रास की संधि। कौन सी संधि, मद्रास की संधि। पेन चलाते रहो, देन अच्छा लिखते रहोगे। देन दूसरा है द्वितीय में आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें यानी जो टीपू सुल्तान के पिता हैं हैदर अली, उनकी क्या होती है, विजय होती है। दूसरा युद्ध होता है 1780 में, और 80 से लेकर 1784 तक चलता है। देन इसमें यानी कि संधि का क्या नाम है, इसमें संधि का नाम है मंगलौर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, मैंगलोर की संधि होती है, मैंगलोर की संधि। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, टीपू सुल्तान नहीं, हैदर अली की मृत्यु होती है। देन तृतीय, तो तृतीय होता है कब से कब तक चलता है, देन 1790 से लेकर 92 तक, 1790 से लेकर 92 तक। इसमें होती है कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। किनके साथ होगी ये, टीपू सुल्तान के साथ होगी। टीपू सुल्तान का कहना क्या था पता, उसका कहना था कि अगर जीना है तो एक दिन जियो बेशक, लेकिन शेर की तरह जियो, वरना घुट घुट के जियो मत जियो। यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, वो कब से कब तक होता है, वो कब से कब तक होता है, 1798 से लेकर 1799 तक। देन इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, देन कोई संधि नहीं होती है। तो हमें याद क्या रखना है, आंग्ल मैसूर 4 वार हुए थे। तो पहला वार उसमें कौन सी संधि है, मद्रासी संधि। दूसरा वार उसमें कौन सी संधि है, मंगलौर की संधि। तीसरा वार है तो उसमें क्या है, तो उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किनके साथ, यानी कि हैदर अली, फिर दूसरे में हैदर अली, तीसरे में टीपू सुल्तान, चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आंग्ल मैसूर युद्ध देख लिए थे, इससे पीछे हमने बंगाल के साथ युद्ध देख लिए थे,
और उससे पीछे क्या देख लिया था हमने, कर्नाटक के साथ वॉर देख लिए थे और यूरोपियों का आगमन देख लिया था। ठीक है, अब हम एक दो कुछ और नाम बचे हैं उनको समझने वाले हैं, बाकी हमारा चैप्टर इसके बाद एंड हो जाएगा। कुछ टॉपिक और बचेंगे उनको हम नेक्स्ट में करेंगे। अब जैसे कि आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल नेपाल युद्ध है, बस इनकी लिस्ट कर लो, युद्ध कौन सा है या कब होता है, संधि कौन सी आती है, बस इतना तैयार करना है और कुछ तैयार नहीं करना है आपको। इनसे क्वेश्चन ये समझ लो, अब ये टॉपिक हैं वो छोड़ने वाले टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बस एग्जाम में। तो देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, तो रणजीत सिंह के बेटा थे दलीप सिंह, उनके साथ या इनके साथ एक संधि होती है आंग्ल सिख युद्ध की, वो देखना है आपको, कब होती है, कैसे होती है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, बस बेसिक बेसिक समझना है आपको। ठीक है, देन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी सिख युद्ध होता है वो कब होता है, 1845 में होता है। संधि किन किन के बीच होती है, तो एक दलीप सिंह है, उन और अंग्रेजों के साथ संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है, लाहौर की संधि है। वैसे एग्जाम में आता ही नहीं है, स्किप करो आगे बढ़ो। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होगा, तो कब होगा, 1848 में होगा। फिर इसके बाद अफगान युद्ध देखेंगे आप, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1839 से लेकर 1842 तक होता है। देन फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच। देन तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है वो 1919 में होता है। इनको जल्दी जल्दी खत्म करने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन जैसे अदर टॉपिक पे बचे हैं अभी भी, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, या फिर अंग्रेज जो प्रेस मीडिया है, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, इनका विकास कैसे हुआ, वायसराय उनके इफेक्ट क्या है, या कुछ और भी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, उनको भी देखना है ना। हमारे एग्जाम में क्या है, आसान आसान आते हैं क्वेश्चन, वो बन जाएंगे बस। देन प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1824 से लेकर 1826 तक। इसमें यानडोब की संधि होती है, उस समय लॉर्ड एम हर्स्ट वायसराय थे। एक याद रखना है, आंग्ल नेपाल युद्ध, तो आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध एक कब से कब होता है, कब होता है, 1814 में होता है। कब होता है, 1814 में, और 16 तक चलता है। इस यानी ये कौन सी संधि आती है, इससे सुगौली की संधि आती है, सुगौली की संधि, कौन सी, सुगौली की संधि। ये पूछने का चांस इसीलिए है क्योंकि नेपाल और इंडिया के साथ में, जैसे काला पानी है, लीपू ले गए, इनको विवाद होता है, तो तब भी क्या आती है, सुगौली की संधि चर्चा में आ जाती है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि सुगौली की संधि किन दो देशों के संदर्भ में किन बार से आई थी, तो आंग्ल नेपाल युद्ध से आई थी। ठीक है, अब आंग्ल मराठा वार वगैरह होते हैं, इनको हम कब पढ़ते हैं, जब हम नेक्स्ट कोई मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो प्रिंस अभी तक बताओ क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने यूरोपियों का आगमन पढ़ा था, उसमें सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, देन उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, पुर्तगालियों को पढ़ा था। पुर्तगालियों में सबसे पहले हमने किसको देखा था, वास्को डिगामा को। तो वास्को डिगामा सबसे पहले आता है कहाँ पर, केरल के कालीकट में। तो पहला व्यक्ति होता है पुर्तगाल का। दूसरा व्यक्ति कौन आता है पुर्तगाल से, कैब्रल आता है। और इन्होंने यानी कि अपनी 1503 में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। वायसराय थे अल्फांसो डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, परमिट सिस्टम, देन वेदरा का युद्ध, चिंसरा का युद्ध, हुगली का युद्ध किसके साथ होता है, डच, यानी इसमें पराजय होते हैं। और डच कब आते हैं, डच यानी कि
दूसरे नंबर पुर्तगालियों के बाद आते हैं। 1505 में मछलीपट्टनम में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देन अंग्रेज 200 साल तक इंडिया पर शासन करेंगे, तो उसमें यानी महारानी एलिजाबेथ है वो 31 दिसंबर 1600 को घोषणा करती है कि 20 वर्षों तक कंपनी भारत पे व्यापार कर सकेगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्रम है, 1613 में सूरत में स्थायी कंपनी स्थापित होती है। देन कर्नाटक वार, प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक वार होते हैं। प्लासी का युद्ध याद रखना है, ये डेट आपको। बक्सर का युद्ध है, इसकी डेट याद रखनी है आपको। आंग्ल मैसूर संधि कैसे याद रखनी है पहले, यानी अब ये इसकी ट्रिक तो सीखी नहीं आपने, है ना, कि याद कैसे रखनी है। देखो आंग्ल मैसूर में मद्रास छोटा है, फिर उसके बाद मंगलौर है, फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम है, तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ जाओ, देन युद्ध को लगा दो आप। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होगी, तो बीच की है ना, मैंगलोर, तो मैंगलोर बीच की है तो बीच की कर दो आप, ठीक है। फिर आंग्ल सिख युद्ध है, नेपाल है तो नेपाल के साथ सुगौली संधि देखनी है हमें। एक दो क्वेश्चन लगा दो बस। पहला है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता था, तो बक्सर, प्लासी, वाटरलू या पानीपत का युद्ध, किसको निर्णायक माना जाएगा, किसको माना जाएगा, पानीपत को या किसको, ठीक है, किसको माना जाएगा, प्लासी का युद्ध माना जाएगा। देन बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की पॉलिसी शुरू की थी, तो किस गवर्नर ने स्थापित की थी, पुर्तगाली ने, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, किसने की थी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने की थी। और अल्बुकर्क ने क्या चालू किया था, परमिट सिस्टम चालू किया था। क्या चालू किया था, परमिट सिस्टम चालू किया था। मसूलीपट्टनम में किला किस यूरोपीय शक्ति ने बनाया था, यानी सबसे पहले किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, डच ने, है ना। देन अंग्रेजों के अधिकार में जाने के पूर्व मैसूर का शासक कौन था, तो मैसूर का शासक वाडियार वंश का शासक था। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, हैदर अली। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल, कहां पर, दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर कौन जाना जाता है इस नाम से, तो इस नाम से जाना जाता है कौन, टीपू सुल्तान। आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो किन के बीच, हैदर अली और अंग्रेज थे एक तरफ, है ना। पहला पूछा जा रहा है तो पहला हैदर अली और अंग्रेज, तो किन किन के बीच होता है, पहला हैदर अली और दूसरा अंग्रेजों के बीच होता है। देन बाकी और क्वेश्चन है, पीडीएफ आपके पास होगी, उनसे आप एमसीक्यू लगा लेना, अगर जो ना बने उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। लेकिन हाँ एक याद रखना है कि हर दिन हमारी क्लास आएगी तो वो सुबह मॉर्निंग में ही आएगी 10 बजे। तो आप जब भी यानी नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना, सुबह 10 बजे पहले क्लास कर लेना, उसके बाद दूसरा काम करना, 10 डेज में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।